अच्छा, वेलकम बैक। यहाँ पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं टाइम डायलेशन। जो लास्ट लेक्चर था उसमें आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हमने बात की थी। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया और जो हमारे पास जो कंसिक्वेंसेस आ गए उस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, इसमें एक चीज़ आ गया टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का मतलब क्या है? टाइम डायलेशन अगर मैं लिख दूं कि द मूविंग क्लॉक रन्स स्लोअर। देखिए, ये मैंने लिख दिया कि द मूविंग क्लॉक रन्स स्लोअर। फर्ज कर ले हमारे पास एक घड़ी है, ये एक घड़ी है और ये रेस्ट पे, रेस्ट फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम जरूरी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम जरूरी है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन इसके लिए जीरो है, या वो तो रेस्ट पे होगा या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा। तो इसके लिए ये जरूरी है। फर्ज कर ले मैं हूं, मेरे पास एक घड़ी है और मैं रेस्ट पे हूं, ये मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे एक और एक फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है और उसमें भी एक घड़ी है। और फर्ज कर ले मैं यहाँ पे जो ऑब्जर्वर मैं हूं और इसको मैं देख रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। अगर इस ट्रेन जो भी है, जो ऑब्जेक्ट है, ये अगर बहुत हाई स्पीड से मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये जो घड़ी है अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर जो मैं खड़ा हूं, मेरे मुताबिक ये जो घड़ी है ये स्लो चलेगी। लेकिन इसमें ये भी बात है कि अगर एक ऑब्जर्वर इधर है और इस घड़ी को देख रहे, इसके साथ मूव कर रहा है, तो इसके लिए कोई मसला नहीं है, वो सेम रहे, क्योंकि वो एक ही इनर्शियल फ्रेम में है, ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जर्वर। लेकिन ये रेस्ट फ्रेम में है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है ये मूविंग फ्रेम में है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर ये जो घड़ी है ये स्लो चलेगी। इसके लिए अगर हम एक लाइट क्लॉक को देख लें, एक लाइट क्लॉक हम कंसिडर कर लें कि एक लाइट क्लॉक है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये किसी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है और यहाँ पे एक लाइट क्लॉक है। लाइट क्लॉक का मतलब ये है कि यहाँ पे एक मिरर है और एक मिरर ये है और यहाँ पे एक फोटॉन है। इसको अगर हम फोटॉन कंसिडर कर लें, ये फोटॉन ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो अगर इसका हम टाइम विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, रेस्ट फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में है, ये भी इनर्शियल फ्रेम में है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। इसको हमने देखना है। इनिशियली अगर हमने देखना है अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, ये क्लॉक मतलब इसके जो फोटॉन है ये ऊपर जाएगा, रिफ्लेक्ट होके बैक वापस आ जाएगा। तो इसका जो टाइम कैलकुलेट कर लेंगे वो टाइम फर्ज कर ले हमारे पास कैपिटल टी नॉट है। आप लोग स्मॉल टी नॉट भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरे प्रेजेंटेशन मेरे पास ये है कि यहाँ पे जो टाइम ये ऑब्जर्वर कैलकुलेट कर रहा है ये इनिशियली रेस्ट पे है। इसको अगर मैं कह दूँ ये इनिशियली ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और ये ऑब्जर्वर ये इसका टाइम कैलकुलेट करता है और वो टाइम टी नॉट है। टी नॉट मीन्स इसको मैं अगर 1 सेकंड कह दूँ, 2 सेकंड कह दूँ, 4 सेकंड कह दूँ तो फिर लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये 5 सेकंड भी हो सकते हैं, 3 सेकंड भी हो सकते हैं, 1 सेकंड भी हो सकता है। तो इसी वजह से इसको मैंने जनरलाइज कर दिया और जनरलाइज मैंने लिख दिया कि टी नॉट टाइम है, कोई भी टाइम हो सकता है इसका। तो ये टी नॉट टाइम और इसको हम कहेंगे, ये जो टी नॉट टाइम है दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर टाइम।
इन अदर वर्ड्स ये एक एब्सोल्यूट टाइम है, मतलब एक कांस्टेंट टाइम है। इसको प्रॉपर टाइम से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अब इसकी वेलोसिटी आ जाती है, मतलब ये इनर्शियल फ्रेम में है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है और ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। तो फिर इसका जो लाइट क्लॉक इसको किस तरह नजर आएगा, क्योंकि ये जो लाइट क्लॉक है, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो क्लॉक है इसको, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी के साथ ये क्लॉक मूव कर रहा है, तो इसको कुछ इस तरह नजर आएगा। ये जो फोटॉन है ये इधर चला जाएगा और फिर आगे अगर जाएगा तो फिर इधर आ जाएगा, और सिमिलरली अगर इसको देखते रहते हैं तो ये अगर मूव करता है तो इस ऑब्जर्वर को कुछ इस तरह ये दिखाई देगा। ये एक वीडियो है, इसमें हम आपको दिखाएंगे, आप लोग इसको देख लें कि अगर रेस्ट पे है तो ये प्रॉपर टाइम है, अगर ये मूव करना स्टार्ट कर लेते हैं तो इसकी जो फोटॉन की जो मोशन है वो किस तरह होगी अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर। तो ये हमने देखना एक वीडियो में देख। ये एक लाइट क्लॉक है, इसमें 2 मिरर है और जो फोटॉन है वो आइसोलेट कर रहा है और ये इसका जो टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रॉपर टाइम ही होगा। दूसरी तरफ अगर आप देख लें, ये एक स्पेसशिप है, इस पर एक टाइम क्लॉक लगा हुआ है और एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे इसको अगर देख रहा है तो वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ये जो रेड लाइन है इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। इस वीडियो जो मैंने चला दी इससे शायद आप लोगों को ये आइडिया हो चुका होगा कि ये फोटॉन है, कुछ इस तरह जाएगा फिर इस तरह और ये इस तरह मूव करेगा। ये जो वेलोसिटी है ये यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है इसको देखता है, ये क्या होगी, ये क्या होगी और ये क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो टाइम है, ये वाला टाइम, ये हमने प्रॉपर टाइम कैलकुलेट किया था कि ये अगर ऑब्जेक्ट ये जो रेस्ट पे है, ये लाइट क्लॉक और एक ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ है, एक ट्रेन में पड़ा हुआ है, ये रेस्ट पे है, तो हमारे पास एक प्रॉपर टाइम आ जाता है। और इसको अगर मैं, क्योंकि ये टाइम जो है, देखिए स्पीड हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि s डिवाइडेड बाई t, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो s इज इक्वल टू स्पीड मतलब vt, अगर ये हम मान लें कि ये v है तो s इज इक्वल टू vt। ये इम्पोर्टेंट ये जो बेसिक फिजिक्स है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि s इज इक्वल टू vt। लेकिन यहाँ पे जो क्लॉक है ये लाइट क्लॉक है, मतलब एक फोटॉन है जो ऊपर नीचे जाता है। तो इसको अगर यहाँ से अगर हम इसको डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो c है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है, और इसका जो टाइम हमने कैलकुलेट किया था वो t0 टाइम कैलकुलेट किया था। ये प्रॉपर टाइम है। ये क्या चीज़ है? ये एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, और इसके लिए जो टाइम ये ऑब्जर्वर कैलकुलेट कर रहा है वो प्रॉपर टाइम नहीं है, ये टाइम डायलेशन टाइम है, और इसको टाइम डायलेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ t से। दिस इज नॉट अ प्रॉपर टाइम, क्योंकि ये इसको देख रहे कि इसका जो टाइम है ये डायलेट हो जाती है। तो ये v ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, t जो टाइम ये वाला कैलकुलेट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम जो डिस्टेंस है इसको हम क्योंकि ये फोटॉन की बात हो रही है तो ये c, और जो टाइम है इसके साथ अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर। तो ये एक रेक्टेंगुलर टाइप एक चीज़ बन गई। तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है।
pythagoras theorem, वो ये कहते हैं कि hypotenuse square which is equal to base square plus परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वो अगर हम अप्लाई कर दें और इसको लिख दें, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इस फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई फिज़िक्स नहीं जानता तो इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये इससे बहुत अच्छी रिजल्ट्स हम देख सकेंगे। तो यहाँ से अगर आप लोग देख लें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर सी टी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू वी टी होल स्क्वायर प्लस सी टी नॉट होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर। अब ये जो वी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको इस साइड में ले आएंगे, तो ये हमारे पास सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड टी नॉट स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो ले सकते हैं यहाँ से सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर। अच्छा, असल में हमें चाहिए टी, ये जो रिलेशन है प्रॉपर टाइम और डायलेटेड टाइम के दरमियान हमें वो रिलेशन चाहिए। तो वो रिलेशन अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हमें टी स्क्वायर निकालना है। अगर टी स्क्वायर निकालना है तो ये जो चीज़ है सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये इक्वलिटी की उस साइड में जाना है। तो यहाँ अगर हम देख लें टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और फिर अगर हम देख लें तो टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस इक्वेशन ये जो रिलेशन है इससे अगर हम सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर से कट गया। अब हमें टी चाहिए, टी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसको अंडर रूट कर लें, इधर भी रूट निकाल लें और यहाँ पे भी रूट निकाल लें, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, इधर भी रूट होगा। तो फाइनली अगर आप लोग देख ले, रूट जो है ये स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा t विच इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर अंडर रूट, और ये जो चीज़ है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर अंडर रूट टी नॉट, ये जो फैक्टर है ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको गेमा फैक्टर कहते हैं, गेमा फैक्टर। असल में ये जो गेमा फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए ये जो इक्वेशन है t इज इक्वल टू गेमा टी नॉट, अब यहां से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, मैथमेटिकली हमें एक रिजल्ट मिलेगा। देख लेते हैं कि ये वाला टाइम ज़्यादा है या ये वाला टाइम ज़्यादा है, मतलब यहाँ से इस टी नॉट को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है तभी ये टी के बराबर है। अगर इसमें से गेमा फैक्टर मैं निकाल दूं तो फिर क्या होगा, इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये जो 3 है ये 2 से मल्टीप्लाइड होके 6 बनेगा, लेकिन अगर इसमें से इस इक्वेशन में से मैं 2 को इग्नोर कर दूं, अगर 2 को इग्नोर कर दूं तो इसका तो मतलब ये है कि ये जो 6 है दिस इज ग्रेटर देन 3, और होना भी यही चाहिए कि जो 6 है ये ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। अब अगर इसमें से मैं गेमा फैक्टर को निकाल दूं तो यहां पे हमारे पास t इज ग्रेटर देन t नॉट आ जाएगा, मतलब ये इक्वल नहीं होगा। तो ये जो टाइम है ये डायलेशन कहलाएगा। जाए तो गेमा की जो वैल्यू है गेमा
as gamma is equal to 1 over 1 minus v square divided by c square. अब अगर v जो है v is very very less than c, v वेलासिटी जो है ये बहुत ज्यादा कम है c से, तो इसका मतलब ये है कि ये एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत स्मॉल स्पीड से एक लो स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहां पे अगर गेमा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ले तो गेमा की वैल्यू गेमा विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये बहुत कम है सी से, तो इसका मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगा और गेमा की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा। तो अगर गेमा की वैल्यू 1 है तो टी विच इज इक्वल टू गेमा की वैल्यू 1 हम पुट कर ले तो टी इज इक्वल टू टी नॉट। फिर यहां पे कोई डायलेशन नहीं होगी, टाइम डायलेशन कोई नहीं है। जब एक पार्टिकल वो लो स्पीड से मूव कर रहा है तो उसमें कोई टाइम डायलेशन की बात नहीं होगी। अच्छा, लेकिन अगर हम ये कंसिडर कर ले कि लेट v विच इज इक्वल टू 4 ओवर 5c, मतलब एक पार्टिकल है, एक कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मूव कर रहा है, तो फिर इस केस में हम ये कह सकते हैं v इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू सी। तो अगर इसके लिए हम गेमा की फैक्टर कैलकुलेट कर ले तो वो है गेमा इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर हमारे पास ये है, सी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 16 डिवाइडेड बाई 25 अंडर रूट, और इससे जो वैल्यू आ जाता है वो 5 डिवाइडेड बाई 3 है, तो t विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 टी नॉट। तो फिर यहाँ पे हमें ये जो टाइम डायलेशन की बात है वो t इज ग्रेटर देन टी नॉट, ये वो प्रॉपर टाइम है, ये वही टाइम है जो एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और एक मूविंग ऑब्जेक्ट की टाइम को कैलकुलेट कर रहा है, ये वही टाइम है। तो ये टाइम डायलेशन वो एक डायलेटेड टाइम कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस इसको टाइम डायलेशन कहते हैं। इसमें एक और पॉइंट ये है कि फर्ज कर रहे एक पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है v इज इक्वल टू सी के बराबर है, मतलब v इज इक्वल टू सी के बराबर है, तो फिर गेमा फैक्टर जो है वो क्या होगा। गेमा फैक्टर को जरा देख ले, गेमा विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, तो यहां से आपको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 0 और ये अनडिफाइनेट वैल्यू आ जाए, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। एक मटेरियल ऑब्जेक्ट अगर कोई भी है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकेगा, ठीक है, इसका मतलब यही है। अच्छा, ट्विन पैराडॉक्स, ये मैंने कुछ लिखा है ट्विन पैराडॉक्स के बारे में। असल में ट्विन पैराडॉक्स है क्या चीज? सबसे पहले हमने ये जानना है कि पैराडॉक्स क्या है। तो पैराडॉक्स का मतलब ये है थॉट एक्सपेरिमेंट, कोई एक ख्याली तजर्बा, कोई जहन में बंदा इस तरह कर ले कि अगर ये थ्योरी ठीक है तो फिर इस तरह होना चाहिए, इसको पैराडॉक्स कहते हैं। और ये कब ये पैराडॉक्स डेवलप हो गया, ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट है ये कब किया गया, ये मैंने कुछ लिखा है। और इसका मतलब ये है कि ये लिखने से कोई आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं कि असल में हो क्या रहा है।
मैंने ये लिखा है कि द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आइंस्टाइन एंड डील्स विद इनर्शियल फ्रेंड। ये तो बात सही है कि आइंस्टाइन ने एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस कर दिया और एक इनर्शियल फ्रेंड के लिए। फिर मैंने लिखा है दिस थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट time will slow down for an object moving at very high speed relative to a stationary observer। जो टाइम डायलेशन की हमने बात की कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिहाज से, मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से मूव कर रहा है और मैं इसका टाइम ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे लिहाज से वो जो टाइम है वो इसमें डायलेशन आ जाएगी। ये कहा था आइंस्टाइन ने और इसको फिर हम कह रहे टाइम डायलेशन। अच्छा, फिर shortly after Einstein publication, an apparent contradiction to his theory was pointed out, which became known as twin paradox। अच्छा, देखिए ये एक ट्विन पैराडॉक्स की मैं एक आपको बयान कर रहा हूं कि असल में ये लोगों ने जो थॉट एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था। वो ये था कि फर्ज कर ले हमारे पास दो जुड़वा भाई है, इसको मैं ए एंड बी का नाम दे देता हूं और फॉर सिंप्लिसिटी अगर मैं इसको ये एज इसका मैं बताऊं, लेट सपोज दोनों का जो एज है वो 25 इयर्स ओल्ड दोनों है, दोनों का जो एज है वो 25 साल के है दोनों। अच्छा, क्या होता है, फर्ज कर ले ये जो बी है, ये जो जुड़वा भाई है एक स्पेसशिप में बैठ जाता है और वो हाई स्पीड से मूव करके एक खिला में मूव करके फिर वापस आ जाता है। एक पॉइंट तो ये है कि ये हाई स्पीड से मूव कर ले और ये अगर वापस आ जाता है तो यहां पे जो अर्थ पे ये ट्विन ए है और ये वापस होके आ जाता है, तो ये जो बी है जो स्पेसशिप में ये मूव किया था और ये वापस आ जाता है, तो ये जो ए है ये बूढ़ा हो चुका होगा, मतलब इसकी एज ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एज, ये ए की एज 85 इयर्स है तो बी की एज फॉर एग्जांपल इसकी एज 35 इयर्स होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूं, लेकिन मतलब ये है कि ये जो स्पेसशिप में चला गया है तो यहां पे अगर ये टाइम कैलकुलेट कर ले, ये रेस्ट पे अगर हम इसको कंसिडर कर ले, ये जमीन जो है, ये जो अर्थ है, इसको अगर हम स्टेशनरी मान लें तो फिर इस तरह होगा कि यहां पे जो स्पेसशिप में एक ऑब्जेक्ट है मूव किया वापस आ गया तो ये यंगर होगा और ये बूढ़ा हो चुका होगा। लेकिन इसके बरअक्स भी एक पॉइंट है, इसके बरअक्स ये है कि फर्ज कर ले रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। फर्ज कर ले रेफरेंस पॉइंट, ये जो पहले मैंने बता दिया उसमें रेफरेंस पॉइंट अर्थ था, मैंने अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान लिया था, तो फिर ये बूढ़ा होगा और ये जो स्पेसशिप में ये यंगर होगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर मैं बात कर लूं, मैं यहां इस स्पेसशिप में जो बी जुड़वा बाई है, ये फर्ज कर ले ये रेफरेंस पॉइंट में मान लो, अगर ये स्पेसशिप मूव कर रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये बी इस अर्थ को देखेगा तो अर्थ पीछे की तरफ मूव करेगा, मतलब हाई स्पीड से पीछे की तरफ मूव करेगा। यह अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। फर्ज कर ले आप एक कार में बैठे हैं, मोटरवे पे मूव कर रहे हैं और मोटरवे पे आप किनारे पे एक ऑब्जर्वर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है और आप हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं और जब आप इस पीछे इस ऑब्जेक्ट को देखें तो वो पीछे की तरफ स्पीड, हाई स्पीड से वो मूव करेगा।
असल में वो कड़ा है, आप मूव कर रहे हैं, लेकिन आपको इस तरह दिखाई देगा, ये रिलेटिविटी इस तरह हम इसको मान लेते हैं। तो फिर इसका बरअक्स ये होगा कि ये बूढ़ा होगा और ये यंग होगा, तो यहां पे कंट्रोडक्शन आ गया। मतलब ये कैसे हो सकता है कि कभी ये बूढ़ा होगा, कभी ये बूढ़ा होगा, कभी ये यंग होगा, कभी ये यंग होगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये याद रखिए कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है। अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है, तो फिर अगर हम अर्थ को एज अ स्टेशनरी मान लें कि ये मूव इतना, इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन है लेकिन वो बहुत कम है, इसको हम अगर स्टेशनरी मान लें, तो फिर वो जो पहले मैंने बात की थी कि बी जो है वो मूव करेगा, वापस आएगा, तो ए बूढ़ा हो चुका होगा और बी जो है ये यंग होगा। तो फिर ये बात ठीक है, लेकिन इसमें एक और बात है। और बात ये है कि क्या फर्ज कर ले ये मूव करता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन जब ये पहले स्टेशनरी है फिर मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन होगी, फिर कभी कांस्टेंट हो जाएगी। जब भी ये रिटर्न कर लेगा तो फिर एक्सेलरेशन आ जाएगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये जब इधर आ जाता है अर्थ पे तो फिर डिसेलरेट होके ये आना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि इस एयर, ये जो स्पेसशिप है, क्या इसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या ये इनर्शियल है या नहीं है। तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाता है, मोड़ के फिर एक्सेलरेशन आ जाता है, जब रोकता है तो फिर डिसेलरेशन आ जाता है। तो ये इनर्शियल फ्रेम नहीं है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो इनर्शियल फ्रेम के लिए ये वैलिड है। तो इसी वजह से जो थॉट एक्सपेरिमेंट किया गया था वो फेर्मी पैराडॉक्स पे, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि अगर इस तरह है तो फिर ये बूढ़ा होगा, ये यंग होगा। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था जो लोगों ने उस टाइम किया था और इसको फेर्मी पैराडॉक्स का नाम दिया गया था। लेकिन अगर आप लोग देख ले, ये बात, ये जो टाइम डायलेशन की बात है, 1941 में एक एक्सपेरिमेंट हो गया था। एक मियान एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसको हम मियान कहते हैं। मियान एक पार्टिकल है, उस पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। मियान अगर आप स्टेशनरी रख दे तो वो कुछ सेकंड के बाद ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब इसकी लाइफ टाइम जो है वो बहुत कम है। लेकिन इस मियान को हाई स्पीड से मूव किया गया। जब इसको हाई स्पीड से मूव किया गया तो इसका जो लाइफ टाइम है वो 5 टाइम्स बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये गलत नहीं है, ये ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद जब आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेजेंट की तो इसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आ गई। लेकिन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस वर्ड में अगर आप लोग देख ले, इनर्शियल फ्रेम हर जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन इनर्शियल एक्सेलरेशन आ जाती है। तो इसके बाद आइंस्टाइन ने एक और थ्योरी पेश की और इसको फिर कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये नॉन एक्सेलरेशन के लिए, सब के लिए वैलिड है। और फिर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किया गया और ये देखा गया कि
जो टाइम डायलेशन है ये एग्जिस्ट करता है। ओके।